बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। 15 लेक्चर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा था, जिसमें दो फार्मूले हमने डिराइव किए थे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का और डायरेक्शन फाइंड करने का, और इसके अलावा एक डेफिनेशन पढ़ी थी पोजीशन वेक्टर। आज का जो हमारा लेक्चर है या हमारा टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। टॉपिक का नाम है वेक्टर एडिशन। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हम पढ़ चुके हैं वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर की एडिशन ग्राफिकली हेड टू टेल रूल से होती है, वो मैंने आपको समझाया भी था। आगे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ऐसे कंपोनेंट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो फिर ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, तो इस टॉपिक में क्या करना है? इस टॉपिक में दोनों को मिक्स करना है, मतलब वेक्टर की एडिशन जरूर करनी है, लेकिन जो जवाब निकालना है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या तरीकाकार है, पूरा प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर भी बता दूंगा, आखिर में पॉइंट्स लिखवा दूंगा। फिलहाल जरा उस प्रोसीजर को करके देखते हैं, जो उससे रिजल्ट्स निकलेंगे उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जब ये टॉपिक लिखना है, अगर ना भी पूछे तो आपने लिख देनी है डेफिनेशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले आप तारीफ किसकी लिखेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हाँ जी, क्या तारीफ है? ये हम पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तारीफ। समझाया था कि रेक्टेंगल अगर आ जाए इसका मतलब 90 के एंगल पे होंगे, तो डेफिनेशन होगी द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर which are म्यूचुअली यानी बाहम परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपने तारीफ लिखनी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की इस टॉपिक के अंदर। ये तारीफ लिखने के बाद अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगे हैं। एक्सप्लेनेशन, इसमें डायग्राम समझने वाली है। डायग्राम समझ आ जाए, समझे, पूरा टॉपिक समझ आ गया। अब क्योंकि यहां पे हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए होंगे, मसलन एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट रेक्टेंगुलर होते हैं क्योंकि इनके दरमियान 90 का जाविया होता है। तो इसीलिए एक्स और वाई कंपोनेंट बनाने के लिए हमें प्लेन चाहिए, एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले आप डायग्राम में प्लेन बनाएंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाएंगे। ये देखिए डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम सीखनी है अच्छे तरीके से। ये वाई एक्सेस है और ये है एक्स एक्सेस। ठीक है भाई, ये बन गई एक्स वाई प्लेन। अब मैं इस एक्स वाई प्लेन के अंदर दो वेक्टर लेने लगा हूं, कम अज कम दो, ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि एडिशन करनी है तो कम अज कम दो होने चाहिए। तो अब मैं दो वेक्टर में डिफरेंट कलर यूज करने लगा हूं ताकि आपको समझ आए। एक वेक्टर का नाम ए रख लेते हैं, एक वेक्टर का नाम बी रख लेते हैं, और दोनों को शुरू कहां से करना है? ओरिजिन से, ओ से। कहां से शुरू करना है? ये डायग्राम सीखनी है आपने, ओरिजिन से। ठीक है, तो मैं वेक्टर बनाने लगा हूं दो, जिनके नाम क्या रखेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखिए डायग्राम में, ये है वेक्टर ए, ठीक है, जिसे जाहिर किया गया ओ एम लाइन से। कौन सी लाइन से जाहिर किया गया?
ओ एम लाइन से, यानी टेल ओरिजिन पे और हेड एम पॉइंट पर है। अब मैं एक और वेक्टर लेने लगा हूं जिसका नाम होगा बी। ये देखिए, ये है वेक्टर बी, ब्लू कलर से बना दिया, जिसे जाहिर किया गया ओ एन लाइन से। कौन सी लाइन से? ओ एन लाइन से। कितने वेक्टर हो गए? दो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ओ एम एंड ओ एन रिस्पेक्टिवली। समझ आ गई बात? अब क्या करना है, दो वेक्टर तो ले लिए हैं, अब दो वेक्टर को हमने ऐड करना है अकॉर्डिंग टू हेडिंग, एडिशन करनी है, जमा करना है। जमा करने के लिए कौन सा रूल बताया था आपको? हेड टू टेल रूल। मैंने कहा जहां पहले वेक्टर का हेड आए उसके बाद दूसरा वेक्टर शुरू कर देना है, वो खुद ब खुद एडिशन हो जाएगी। देखिए जरा, अब ए में बी को जमा करना है, तो अब क्या करना है, ए कहां खत्म हो रहा है? एम पर। अब एम से मैं क्या शुरू कर दूंगा? वेक्टर बी। जिस सिमत में है वही सिमत रखनी है। ये देखिए, ये इसी सिमत में, ये आ गया वेक्टर बी, यानी यहां से उठा के यहां से यहां रख दिया। क्यों किया ऐसा? ताकि ए का हेड बी की टेल जुड़ के आपस में क्या हो जाएं, ये ऐड हो जाएं। तो गौर से देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐड हो गए। कौन से रूल से? हेड टू टेल रूल से। अब क्योंकि बी को यहां से उठा लिया गया, अब इसका मतलब बी की टेल ओ पर नहीं है, अब बी की टेल एम पर आ गई। जहां ए का हेड था वो जुड़ गए ना आपस में एडिशन में, और बी का जो हेड एन पर था अब वो एन पे नहीं रहा, कहीं और चला गया है। यहां पॉइंट का नाम दे दें, तरतीब से चल रहे हैं, एम एन ओ। अब इसको क्या नाम दे दें? पी का। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले क्या लिया हमने? दो वेक्टर, नाम क्या थे? ए और बी। कौन सी लाइन से जाहिर किया? ओ एम और ओ एन। उसके बाद क्या किया? इनको ऐड किया हेड टू टेल रूल से। अब इनका क्या आएगा? रिजल्ट। और रिजल्ट कहां से कहां तक होता है ये भी समझाया था आपको। रिजल्ट होता है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो कि ओ पर है टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर जो कि पी पर है। तो आपने एक लाइन खींचनी है ओ से लेकर पी तक, ये रिजल्ट होगा। देखिए मैं इसको रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये है भाई, ये रेड कलर से, ये है रिजल्टेंट वेक्टर ओ से पी तक जो बराबर होगा ए जमा बी के। ठीक है भाई, तो हेडिंग के मुताबिक आधा काम हमने कर लिया है, वेक्टर के एडिशन हमारी हो चुकी है। अब हम कहां जाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की तरफ। तो पहले मुझे ये बताएं या ये सोचें आप कि इस डायग्राम में जो अब तक मैंने कंप्लीट की है, इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं? 3 हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये गिवन है मतलब दिए थे, और तीसरा वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर जो इनका रिजल्ट है। टोटल कितने हो गए? 3, ए बी और आर, 2 गिवन और 1 रिजल्ट। अगर 3 गिवन होते तो 4 हो जाते, 3 गिवन और 1 रिजल्ट। अगर 4 गिवन होते तो 5 हो जाते। तो यहां टोटल वेक्टर कितने हैं? 3, ए बी और आर। अब करना क्या है? हेडिंग खुद बता रही है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाओ। तो तीनों वेक्टर के बारी बारी एक एक करके हम क्या बनाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। और वो तरीका मैं आपको समझा चुका हूं कि कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करना होता है, हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। एक मुसल्लस बनेगी, मुसल्लस की जो साइड एक्स की तरफ होगी वो एक्स कंपोनेंट, जो वाई की तरफ होगी वो वाई कंपोनेंट होगी। आइए देखते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए के कंपोनेंट बनाते हैं। कौन से वाले? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। गौर से देखिए, हाँ जी, ए के हेड से, ए का हेड कहां है? डायग्राम में देखें एम पे, तो एम से अमूद गिराएं। ये देखिए एम से अमूद गिराने लगा हूं, ये एक नया पॉइंट आ गया, पॉइंट के नाम देते चलें, पी के बाद ये हो गया क्यू। देखें मुसल्लस बन गई, बनी हुई है ना, ओ एम क्यू।
मुसल्लस चेक करने का तरीका है टेल से हेड, हेड से फिर अगला पॉइंट ओ एम क्यू मुसल्लस बनी हुई है। ओ क्यू साइड मुसल्लस की एक्स की तरफ है, ये एक्स कंपोनेंट होगी, और क्यू एम वाई की तरफ है, ये कौन सा कंपोनेंट होगी? वाई कंपोनेंट। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं अलहदा करके। हाँ जी, ओ क्यू ए का कौन सा कंपोनेंट मिल रहा है? एक्स। ये ए के कंपोनेंट बने हुए हैं क्योंकि ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ये ए का एक्स कंपोनेंट क्योंकि एक्स की तरफ है, और क्यू एम ये y की तरफ है, इसलिए ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? a का y कंपोनेंट। अब किसकी बारी है? b की। b का हेड कहां है? p पे। ये नहीं है, ये तो इसको उठा के यहां हमने ऐड कर दिया था, p पे है। p से अमूद गिराएं भाई, देखिए अमूद गिराना है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन होती है। कोई इस तरह ड्रा किया होता है, कोई इस तरह किया होता है, वो गलत हो जाएगा। अमूद ड्रा करना है, यानी बिल्कुल आप स्केल की मदद से वर्टिकल लाइन जो 90 का एंगल आके बनाए। हाँ जी, Q के बाद ये पॉइंट क्या हो गया? R। हाँ जी, चेक करें क्या कोई मुसल्लस बनी हुई है ताकि बता पाए कौन सा X और कौन सा Y कंपोनेंट है। चेक करते हैं। M टेल से ना, M P कोई नहीं बनी हुई, मुसल्लस नहीं बनी हुई। मुसल्लस नहीं बनी हुई तो इस तरह तो हमें समझ नहीं आएगा, नहीं पता चलेगा कौन सा X कंपोनेंट और कौन सा Y कंपोनेंट। मुसल्लस मुकम्मल करनी है। जब हेड से ड्रा किया नहीं बनी, अब टेल से ड्रा कर दे। देखिए ये है टेल, ये देखिए अब बन गई, बन चुकी है। ये देखिए एम पी, इस पॉइंट को नाम दे दें एस। क्या नाम है इसका? एस। अब बन गई है, डायग्राम मुकम्मल हो गई। हाँ जी, अब इस मुसल्लस में ये वाली है, देखें ये एम पी एस में जरा गौर से, एम पी एस में देखें, एम एस एक्स की तरफ है, ये बी का एक्स कंपोनेंट, एस पी वाई की तरफ है, ये बी का वाई कंपोनेंट। ये देखिए एम एस बी का कौन सा कंपोनेंट? एक्स, और एस पी बी का कौन सा कंपोनेंट है? वाई। अब आखिरी रिजल्टेंट वेक्टर, उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा पहले किया हुआ है, उसकी मुसल्लस भी बनी हुई है। ये देखें रिजल्टेंट की ओ पी आर, ओ पी आर, ये बड़ी मुसल्लस बनी हुई है। अब इस बड़ी मुसल्लस में ओ से आर ये एक्स की तरफ है, इसीलिए ये आर का एक्स कंपोनेंट होगा, ओ से आर एक्स कंपोनेंट, और आर से पी ये वाई की तरफ है, इसीलिए ये आर का कौन सा कंपोनेंट होगा? वाई कंपोनेंट, यानी आर वाई होगा। ठीक है भाई, इसमें डायग्राम के साथ हमने दो काम किए। सबसे पहले हमें वेक्टर की एडिशन करनी थी, तो पहले हमें वेक्टर लेने पड़े। दो वेक्टर लिए मैंने, ए और बी, नाम भी रख लिए उनके, लाइन के नाम भी रख लिए, फिर उसके बाद मैंने उनको ऐड कर दिया जैसा कि लिखा हुआ एडिशन। ऐड किया तो मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला आर। उसके बाद मैं दूसरे हिस्से पे गया, हर वेक्टर यानी दो गिवन और एक रिजल्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए हेड से क्या ड्रा किया? परपेंडिकुलर। पहले ए के हेड से मुसल्लस बनी, मुसल्लस की मदद से देखा कौन सा एक्स और कौन सा वाई कंपोनेंट है। फिर मैंने बी के हेड से ड्रा किया, मुसल्लस नहीं बनी थी, तो हेड से नहीं बनी थी, फिर मैंने टेल से ड्रा कर दी, एस पॉइंट दे दिया, मुसल्लस बन गई। अब इस मुसल्लस में एम एस एक्स की तरफ है तो बी का एक्स कंपोनेंट, एस पी वाई की तरफ है तो बी का वाई कंपोनेंट बन गया। इसी तरह रिजल्टेंट के हेड से पहले से ड्रॉ की हुई थी ये बड़ी मुसल्लस जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर की है, उससे पता चलेगा ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। किताब में इस तरह शो किया हुआ, अगर आप कहें तो यहां भी शो कर देते हैं। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये आर का कौन सा कंपोनेंट है? वाई। ये पी तक, आर से पी तक, और ओ से आर तक ये क्या है? रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। ये है मुकम्मल डायग्राम। ठीक है, और डायग्राम के साथ ये चीजें जरूर लिखनी है क्योंकि आगे कैलकुलेशन में आपकी हेल्प होगी। अब हम कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। क्या करना है हमने? रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। तो आइए रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बाद में रिजल्टेंट मालूम करेंगे।
मैं यहां हेडिंग बना रहा हूं, देखिए एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर एक्स। क्या मालूम करने जा रहा हूं मैं? रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जो कहां से कहां तक है, ओ से आर तक, ओ से आर तक। चलें लिख रहा हूं मैं, ज्योमेट्री को इस्तेमाल कर रहा हूं, देखिएगा गौर से। ओ से आर बराबर है ओ से क्यू जमा क्यू से आर। क्या ये मैंने बात ठीक लिखी है कि ओ से लेकर आर तक बराबर होगा पहले ओ से क्यू जमा क्यू से आर, यही लिखा, ज्योमेट्री को इस्तेमाल कर रहा हूं। मजीद देखिए, ओ से आर मैंने वैसे लिख दिया, ओ से क्यू भी वैसे का वैसे लिख दिया, लेकिन क्यू से आर को मैंने लिख दिया एम एस। ये कैसे हो गया? आप जरा गौर से देखिए, ओ क्यू के सामने कोई पैरेलल लाइन नजर आ रही है? नहीं, वैसे लिख दो। ओ से आर कोई पैरेलल लाइन नजर आ रही है? नहीं, वैसे लिख दो। इसलिए ओ आर को वैसे लिखा, ओ क्यू को वैसे लिखा। लेकिन क्यू से आर अगर आप देखें एम एस, इसके सामने देखें है ना एम एस, तो क्यू आर किसके बराबर है? एम एस के बराबर है। तो क्यू आर की जगह मैंने क्या लिख दिया? एम एस। मकसद क्या था? क्योंकि ऊपर हमारे पास ओ आर की कीमत है, ओ क्यू की भी है, क्यू आर की नहीं थी, एम एस की थी। इसीलिए हमने क्यू आर को किसने तब्दील किया? एम एस में। अब आप कीमतें पुट कर दें। क्या पुट करेंगे? ओ आर किसके बराबर ऊपर लिखा हुआ है वैसे? ओ आर बराबर है आर एक्स के, ओ क्यू बराबर है ए एक्स के, और एम एस बराबर है बी एक्स के। ये है इक्वेशन नंबर 1। आपने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया। यहां आप लिखेंगे एक फिक्रा, वो फिक्रा को रट्टा नहीं लगाना, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको अल्फाज में लिखना है। हां जी, कैसे बनाए ये अल्फाज? ए और बी कौन से वेक्टर हैं? गिवन वेक्टर। ये ए का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स। ये बी का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स। यानी जो गिवन वेक्टर है ना, गिवन वेक्टर, उनके एक्स कंपोनेंट का मजमुआ, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब समझ आया कि अगर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना हो तो गिवन वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को जमा कर दो। अगर 10 भी गिवन होते तो हर गिवन का एक्स कंपोनेंट जमा करते तो रिजल्टेंट का एक्स मिलता। आसान अल्फाज में कहना, अब बताने लगा हूं कि भी एक्स में एक्स ही जमा करना है। अब समझ आ गई बात? एक्स कंपोनेंट में एक्स कंपोनेंट जमा करना है, एक्स में वाई नहीं जमा करना जब रिजल्टेंट का एक्स निकाल रहे हो। ठीक है? हाँ जी, तो इसको मैं अल्फाज में लिखने लगा हूं। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को। द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स इज इक्वल टू, गिवन से मुराद ए और बी, इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये मैंने अल्फाज लिखे हैं इस इक्वेशन को देख के। अब मैं निकालने जा रहा हूं, एक्स कंपोनेंट निकाल लिया आर एक्स, अब हम क्या निकालेंगे? आर वाई। वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर वाई। अब क्या निकालना है? आर वाई। हां जी, चलें निकालते हैं। आर वाई कहां से कहां तक है? आर से लेकर पी तक है, आर से लेकर पी तक। हां जी, लिखने लगा हूं। ये देखिए, आर से लेकर पी तक बराबर है
आर से एस जमा एस से पी, आर से लेकर पी तक आर से एस जमा एस से पी। ओके, आर से पी वैसे के वैसे, आर से एस की जगह मैं लिखने लगा हूं क्यू एम जमा एस पी वैसे का वैसे, वो जैसे पहले समझाया था। क्योंकि आर पी के सामने कोई नहीं है लाइन, इसको वैसे रहने दें। आर एस के सामने कौन आ रहा है? क्यू एम आ रहा है पैरेलल, तो इसीलिए आर एस की जगह क्या आ गया? क्यू एम। और जो एस से पी है इसके सामने भी कोई लाइन नहीं है, तो उसको आप वैसे ही रहने दें। अब कीमतें दर्ज कर दें, सारी कीमतें हैं पड़ी, आर पी की, क्यू एम की, एस पी की पुट कर दें, तो ये आ जाएगा क्या? आर पी की जगह आर वाई बराबर है क्यू एम की जगह ये लिखा हुआ है ए वाई जमा बी वाई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहां दोबारा फिक्रा लिखें। अब क्या लिखोगे? सम ऑफ y components of given vectors is equal to y component of resultant vector। ठीक है, लिख रहा हूं, चलो। सम ऑफ y components ऑफ गिवन वेक्टर, वैसे लिख लेंगे पूरी स्टेटमेंट। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना लाजमी। हाँ जी, हमने रिजल्टेंट का x कंपोनेंट मालूम कर लिया, y कंपोनेंट भी मालूम कर लिया। अब मैं लिखने जा रहा हूं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मालूम करने जा रहा हूं? रिजल्टेंट वेक्टर यानी r। अगर कंपोनेंट दिए हो, समझाया था रिजल्टेंट को कैसे लिखा जाता है या कंपोनेंट की शक्ल में कैसे लिखा जाता है, यह तरीका था। यह देखिए, R बराबर है, इसके कितने कंपोनेंट है? 2। एक आर एक्स है, आर एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर आएगा, जमा एक आर वाई है, उसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा? जे यूनिट वेक्टर। कीमतें पुट कर दें, आपके पास आर एक्स और आर वाई की कीमतें हैं पड़ी। ये देखें, आर एक्स की यहां पे है, आर वाई की कीमत ये है। पुटिंग वैल्यूज of Rx and Ry from equation 1 and 2। हाँ जी, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकल आएगा Rx की जगह Ax जमा Bx, साथ आई यूनिट वेक्टर जमा Ry की जगह ये लिखा हुआ है Ay जमा By, और साथ आ जाएगा J यूनिट वेक्टर। ये है रिजल्टेंट वेक्टर, किस शक्ल में? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की शक्ल में। ठीक है, आगे भी कर लेते हैं। हम मैग्नीट्यूड का तरीका पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्शन का तरीका भी पढ़ चुके हैं, वो भी निकाल लेते हैं। हाँ जी, अब क्या निकालने जा रहा हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी खाली आर। ये देखें, फर्क देखें, तीर का निशान है तो वेक्टर, अगर तीर का निशान नहीं है तो मैग्नीट्यूड, या अगर तीर का निशान है पड़ा और मॉडुलस लगा हुआ है तब भी मैग्नीट्यूड होगी, ये अलामत है। ठीक है, तो भाई रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर जमा वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब आर एक्स की कीमत है पड़ी आर वाई की, वो पहले निकाल ली थी हमने, पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड आर वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट, हाँ जी, आर एक्स की जगह ए एक्स जमा बी एक्स होल का स्क्वायर, क्योंकि आर एक्स का स्क्वायर था पूरे का, जमा आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई होल का स्क्वायर। यह है भाई रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह उसने बताया हुआ है कि अगर 2 से ज्यादा गिवन वेक्टर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो,
फॉर मोर देन 2 गिवन वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर से ज्यादा वेक्टर दिए हैं तो फिर क्या रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड का, फिर ये आएगा भाई देखिए अंडर रूट ax जमा bx जमा cx जमा सो ऑन होल का स्क्वायर जमा इधर क्या आएगा ay जमा by जमा cy प्लस अप टू सो ऑन होल का स्क्वायर। ये आएगा रिजल्ट। आपको समझ आ गया होगा जो मैंने बात की थी कि x में x जमा करने हैं और y में y। जितने वेक्टर हों, 2 हैं तो 2 आ जाएंगे, 2 x कंपोनेंट और 2 y कंपोनेंट। ठीक है भाई। अब आ जाएं आखिर में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यानी थीटा। हाँ जी, थीटा मालूम करना है हमने। उसका फार्मूला भी सीख चुके हैं आप कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y कंपोनेंट बटे x कंपोनेंट। अब यहां पे आके गलती कर देते हैं कि बात सारी चल रही है रिजल्टेंट की और इधर लिख दिया होता है ay बटे by या ay बटे bx या ay बटे ax। तो भाई ay बटे ax ये एंगल a का होगा, हमने r का निकालना है तो ry बटे क्या होगा rx। ठीक है, टेन इनवर्स ry rx की कीमतें हैं बड़ी, पुट कर दें। पुटिंग वही बात, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ry एंड rx फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ry की जगह ay जमा by, rx की जगह ax जमा bx। यह है भाई डायरेक्शन यानी थीटा निकालने का फार्मूला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। वही रिजल्ट फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स, फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर हैं तो रिजल्ट फिर क्या आएगा टेन इनवर्स ay जमा by जमा cy जमा अप टू सो ऑन बटे ax जमा bx जमा cx अप टू सो ऑन। ये है अगर 2 से ज्यादा वेक्टर हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली वर्क हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो काम हमने किया है उसको अल्फाज में लिखना है। तो ये टॉपिक यहां तक मुकम्मल हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसको प्रोसीजर भी कहा जा सकता है या उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं प्रोसीजर का नाम दे रहा हूं, यानी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से तरीके से होगी वो तरीका लिखने जा रहा हूं, उसके पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं। ठीक है, वो कोई नई चीज नहीं है, जो काम किया उसको अल्फाज में लिखना है आपने, प्रोसीजर हो जाएगा। देखिए, जैसे सबसे पहले क्या किया था, हाँ जी, सबसे पहले मुझे जो याद है मैंने x और y कंपोनेंट तमाम वेक्टर्स के मालूम किए थे और डायग्राम से ये किया था ना, x और y कंपोनेंट मालूम किए थे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या किया था, जब ये कर लिया था फिर मैंने हेडिंग दी थी x कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर का। तो दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, फाइंड x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे निकाला था, बाय एडिंग, जमा करके। क्या करके, जमा करके। ये देखें जमा हो रहे हैं, किनको, x कंपोनेंट्स को। x कंपोनेंट निकालना है तो x कंपोनेंट्स को जमा करो, किनके, ऑफ गिवन वेक्टर्स। a और b गिवन थे। तीसरे नंबर पे क्या किया, फाइंड
y कंपोनेंट। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट क्या किया था हमने? फाइंड y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय, कैसे? ऐड करके। ये देखें ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं कौन से? y कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, एडिंग y कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर। हाँ जी, चौथा पॉइंट क्या था? चौथे नंबर पे हमने मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका देखा। मैग्नीट्यूड, तो आप लिखेंगे फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय, फार्मूला लिख दें, अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर जमा आर वाई का स्क्वायर। आर एक्स आर वाई दो पॉइंट से निकाल चुके हैं, अब मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से निकालेंगे। आखिरी पॉइंट क्या था? फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय, हाँ जी, कौन सा फार्मूला लगाना है? टेन इनवर्स आर वाई बटे आर एक्स। ये है भी 5 पॉइंट प्रोसीजर के। तो ये यहां तक टॉपिक मुकम्मल होता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो पॉइंट भी मैं आज ही बता देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा भी, अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी वेक्टर का एंगल मालूम करना पड़ जाए तो उसके लिए क्या फार्मूले हैं, वो जरा समझिए। यहां आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। ये ओरिजिन, इधर पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। यानी अगर रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां से जो मारूजियां बनेगी, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी वेक्टर फर्ज करें रिजल्टेंट है, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 90 डिग्री तक। 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट आपको मनफी में मिलेगा, लेकिन वाई कंपोनेंट जो है ये आपको प्लस में मिलेगा। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट कहां से शुरू होता है? 90 तक खत्म हो गया था, 90 से आगे, यानी 90 जो है वो वाई एक्सिस बन जाता है, 0 एक्स एक्सिस बन जाता है। तो आप यहां पे ये कह सकते हैं 90 से लेकर 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स भी आपको नेगेटिव मिलेगा और वाई भी नेगेटिव मिलेगा, और ये होता है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, ठीक है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट क्या मिलेगा? नेगेटिव, और ये होता है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, ठीक है। तो ये है एंगल। अब यहां पे जो पहली बारूदी बनेगी वो आपसे पूछेगा कि इन विच क्वाड्रेंट वेक्टर विल हैव बोथ कंपोनेंट ऑफ सेम साइन, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो वो कौन सा बनता है? फर्स्ट एंड थर्ड। अपोजिट साइन सेकंड एंड फोर्थ। या आपको कोई वेक्टर बता देगा, पूछेगा बताएं ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। मसलन एक वेक्टर है, आप मुझे बताएंगे एक वेक्टर ए है 4i - 3j, ये बताएं कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप जरा चेक कर लें, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह की मारूजी भी आ सकती है। अब एंगल मालूम करने के लिए क्या तरीकाकार है? अब देखिए एंगल मालूम करने का तरीका। लेट फाई बी एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्ज करें फाई कोई जाविया है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 और 90 के दरमियान होगा फाई। देन थीटा बराबर है फाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में, ठीक है। अगर कोई वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा किसके बराबर होगा? फाई के। और फाई कैसे मालूम होगा? फाई इस तरह मालूम कर लेंगे, टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट बटे एक्स कंपोनेंट।
ठीक है, अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा का जवाब वही होगा जो फाई का है, और फाई का क्या होगा वो फार्मूला लिख दिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल मालूम करने का तरीका। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर होगा 180 डिग्री माइनस फाई। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको एंगल मालूम करना है, यानी आपको पता चल गया वेक्टर दूसरे क्वाड्रेंट में है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे मालूम करेंगे, 180 में से फाई माइनस कर लेंगे। उसके बाद अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है वेक्टर तो आप कर देंगे 180 डिग्री जमा फाई थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 डिग्री माइनस क्या लिख लेंगे, फाई। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चार मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं, ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे कि आपने पहले तो पता लगाना है वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है। पहले में है तो थीटा फाई के बराबर, दूसरे में है तो थीटा की कीमत 180 नफी फाई, तीसरे में है 180 जमा फाई होगा, और चौथे में है तो 360 माइनस क्या लिख लेंगे, फाई लिख लेंगे। ये चौथे क्वाड्रेंट में अगर आपका वेक्टर है थीटा मालूम करने के लिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस इनकी न्यूमेरिकल पे होगी, ये नोट कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।